पिछले एपिसोड में हमने जाना कि कृष्ण स्वयं काल का साक्षात स्वरूप हैं, जो समय के पार होकर भी समय में अवतरित हुए। हमने देखा कि कैसे उनकी लीलाओं में काल ठहर जाता है और विश्व रूप में समस्त भूत, वर्तमान और भविष्य एक साथ प्रकट होते हैं। लेकिन एक प्रश्न फिर भी शेष रह गया, यदि कृष्ण काल हैं तो काल को मापा कैसे जाए? और इसी प्रश्न का उत्तर हमें ले जाता है एक ऋषि की ओर, महर्षि लगध। अग्नि से अवतरित वो दिव्य प्रकाश है, काल भी जिसका दास वो अनंत विलास है। गणित की रेखाओं में सृष्टि का प्रमाण है, नक्षत्रों की गति में उसका ही विधान है। ज्योतिष का अधिपति युगों का आधार है, वेदों का विस्तार स्वयं महर्षि लगध। देखिए, एक तो महात्मा लगध या महर्षि लगध हम कहें तो आज की तारीख में वो जम्मू कश्मीर अवंतीपुरा के रहने वाले हैं और विद्या अध्ययन के लिए वे उज्जैन आते हैं। संदीपनी आश्रम में आकर अध्ययन करते। लगभग ये समय है ईसा से 1800 साल पहले का। वेदांग ज्योतिष को लेकर, वेदांग गणित को लेकर वो पहले एक तरह से प्रामाणिक प्रयोग करता है और निर्णय करता है। वेदांग ज्योतिष ये केवल एक ग्रंथ नहीं, ये भारत की पहली सिस्टमैटिक साइंटिफिक टेक्स्ट है जो एक्सक्लूसिवली काल गणना को समर्पित है। इसमें 36 से 44 श्लोक हैं और इन श्लोकों में समाया है एक पूरा एस्ट्रोनॉमिकल सिस्टम। ये ग्रंथ 2 संस्करणों में मिलता है, ऋग्वेद संस्करण 36 श्लोक और यजुर्वेद संस्करण 43 श्लोक। दोनों में मूल सिद्धांत एक है, सूर्य और चंद्रमा की गति के आधार पर एक पंचवर्षीय युग चक्र की गणना। पंच संवत्सरमयम युगाध्यक्षम प्रजापतिम दिनर्तु संवत्सराणाम वेदयो वेदसो अखिलम। वेदांग ज्योतिष लगध। श्लोक 1 अर्थ। 5 संवत्सरों का ये युग प्रजापति का अधिपति है, जो दिन, ऋतु और संवत्सर को जानता है वो सब कुछ जानता है। 5 वर्षों का एक युग ये वैदिक कालचक्र की सबसे मूल इकाई थी। इस पंचवर्षीय चक्र में 1830 दिन, 60 ऋतुएं, 1860 तिथियां और 67 नक्षत्र मास की सटीक गणना। वेदांग ज्योतिष ने काल को मापने के लिए जो यूनिट सिस्टम दिया वो आज के एटॉमिक टाइम कीपिंग जितना ही सिस्टमैटिक था। देखिए, ये अद्भुत श्रृंखला वैदिक काल मापन क्रम। वेदों में, वेद जो है हमारे यहाँ कहा गया कि वेदों में सभी कुछ है, सभी विद्याएं वेदों में निहित हैं। इसीलिए हमारे यहाँ कहा गया कि वेद मूलक सभी कुछ, सृष्टि के सारे सिद्धांत वेद मूलक है। चाहे जितनी भी विधाएं, जितने भी विज्ञान के विषय, जितने भी आपको ये शाखाएं आज देखने को मिल रही हैं, सभी की सभी वेदों से ही निकली हुई है। पलक झपकने का समय लगभग 0.2 सेकंड, सबसे सूक्ष्म इकाई। 15 निमेष बराबर 1 काष्ठा, लगभग 3.2 सेकंड। 30 काष्ठा बराबर 1 कला, लगभग 1.6 मिनट। 12 कला बराबर 1 मुहूर्त, लगभग 48 मिनट। 30 मुहूर्त बराबर 1 दिन रात 24 घंटे। 15 दिन बराबर 1 पक्ष शुक्ल/कृष्ण। 2 पक्ष बराबर 1 मास संवत्सर। 5 संवत्सर बराबर 1 युग। वेदांग ज्योतिष का मूल चक्र। त्रिंसन मुहूर्तो दिवसः तावती रात्रि रुच्यते तन्मानं षोडशांशेन मुहूर्तो लघुरुच्यते। वेदांग ज्योतिष। श्लोक 18 अर्थ। 30 मुहूर्त का दिन होता है और उतनी ही रात होती है। उसका 16वां भाग लघु मुहूर्त कहलाता है। यह गणना केवल काल्पनिक नहीं थी, ये ऑब्जर्वेशनल एस्ट्रोनॉमी का परिणाम थी। महर्षि लगध ने आकाश को देखकर, सूर्य की छाया नापकर और नक्षत्रों की स्थिति रिकॉर्ड करके ये सिस्टम बनाया। वेदांग ज्योतिष का पहला और सबसे महत्वपूर्ण सिद्धांत था
सूर्य काल का परम नियामक है। जब सूर्य एक नक्षत्र से दूसरे नक्षत्र में प्रवेश करता है तब ऋतु बदलती है। जब सूर्य उत्तर की ओर मुड़ता है उत्तरायण आता है, जब दक्षिण की ओर दक्षिणायन। उत्तरायणस्य मध्ये तु श्रविष्ठा योगमाप्नुयात् सार्पार्धे दक्षिणार्कस्य माघ श्रावणयोः सदा। वेदांग ज्योतिष लगद श्लोक 5। अर्थ, उत्तरायण के मध्य में श्रविष्ठा धनिष्ठा नक्षत्र का योग होता है। माघ और श्रावण मास में सदा सूर्य का दक्षिणायन और उत्तरायण होता है। यह श्लोक बताता है कि लगद के समय माघ मास में उत्तरायण होता था। आज उत्तरायण मकर संक्रांति पर होता है जनवरी में। यह अंतर क्यों? क्योंकि पृथ्वी की धुरी में एक बड़ी गति होती है जिसे प्रिसेशन ऑफ इक्विनॉक्सिस कहते हैं, और इसी गति से हम कैलकुलेट कर सकते हैं कि वेदांग ज्योतिष लगभग 1400 से 1200 BCE में लिखा गया। देखिए, आस्था को यदि हम प्रतिशत में देखने की कोशिश करें तो 2, 4, 5%, 10% हम आस्था के विचार कर सकते हैं, उस पक्ष को देख सकते हैं। लेकिन 90% जो विषय है वो केवल और केवल विज्ञान का, खगोल शास्त्र के संबंध उसका। ने आकाश को 27 नक्षत्रों में बांटा। चंद्रमा प्रत्येक नक्षत्र में लगभग एक दिन रहता है। इस प्रकार 27 दिन का एक नक्षत्र मास बनता है। यह लूनर कैलेंडर का वैज्ञानिक आधार था। सप्तविंशतिन छत्राणि भानोर्मासे प्रकीर्तितः चंद्रो नक्षत्रमेकैकं सवनैः स्पर्शयेन् नभः। वेदांग ज्योतिष श्लोक 23। अर्थ, 27 नक्षत्र सूर्य के एक मास में कहे गए हैं। चंद्रमा एक एक नक्षत्र को क्रमशः स्पर्श करते हुए आकाश को पार करता है। 27 नक्षत्रों की यह प्रणाली आज भी भारतीय पंचांग का आधार है। जन्म कुंडली में जन्म नक्षत्र, विवाह मुहूर्त में नक्षत्र मिलान, सब इसी लगद के सिद्धांत की देन है। वेदांग ज्योतिष का जन्म किस लिए हुआ था? यज्ञ के लिए। वैदिक यज्ञों में समय का अत्यधिक महत्व था। गलत मुहूर्त में किया गया यज्ञ निष्फल माना जाता था। इसीलिए एक ऐसे शास्त्र की आवश्यकता थी जो बता सके सटीक रूप से किस क्षण में कौन सा नक्षत्र उदित है। यथा शिखा मयूराणाम नागानाम मणयो यथा तद्वद वेदांग शास्त्राणाम ज्योतिषम मूर्धन स्थितम। वेदांग ज्योतिष लगद श्लोक 35। अर्थ, जैसे मोरों में शिखा और नागों में मणि, उसी प्रकार वेदांगों में ज्योतिष सर्वोच्च स्थान पर है। यह श्लोक ज्योतिष को वेद का मुकुट बताता है। यह कोई अतिशयोक्ति नहीं, क्योंकि बिना सटीक काल ज्ञान के कोई भी वैदिक कर्म संभव नहीं था। लगद ने यही काल ज्ञान को विज्ञान की भाषा में व्यक्त किया। लगद ने एक महत्वपूर्ण एस्ट्रोनॉमिकल फैक्ट रिकॉर्ड किया। वर्ष में सूर्य का पथ 2 भागों में बटा है। उत्तरायण में सूर्य उत्तर की ओर बढ़ता है। इस काल को देवताओं का दिन माना गया। दक्षिणायन में दक्षिण की ओर ये पितरों का समय। देवा नाम हरे वस्यात् उत्तरायण संज्ञकम रात्रिस्तु दक्षिणायनम प्रविभागेन कथ्यते। वेदांत ज्योतिष। संदर्भ महाभारत भीष्म पर्व। अर्थ, उत्तरायण देवताओं का दिन है और दक्षिणायन उनकी रात। यह विभाजन शास्त्र में इस प्रकार कहा गया है। यह विभाजन केवल आध्यात्मिक नहीं था, यह एग्रीकल्चरल साइंस था। उत्तरायण में रबी की बुआई, दक्षिणायन में वर्षा ऋतु और खरीफ। भारतीय किसान आज भी इसी चक्र पर चलता है और यह चक्र महर्षि लगद ने प्रिसाइसली डिफाइन किया था। आज के खगोल शास्त्री जो जानते हैं और महर्षि लगद जो जानते थे, इन दोनों के बीच तुलना करें तो आश्चर्यचकित रह जाते हैं। ये त्रुटियां उस युग में एक्स्ट्राऑर्डिनरी प्रिसीजन की निशानी हैं। बिना किसी इंस्ट्रूमेंट के केवल ह्यूमन आई और मैथमेटिकल रीजनिंग से इतनी सटीक गणना, ये लगद की महानता है। महर्षि लगद, जो कि भारत के माने हुए ज्योतिषाचार्य थे, लगभग 1400 बिफोर क्राइस्ट, ईसा पूर्व, उन्होंने एक ग्रंथ लिखा था जो कि आज की कैलेंडर से अगर देखें तो लगभग 4000 वर्ष पहले। वेदांत उनका जो ग्रंथ है, ये बाइबल है फॉर ये जो भी हमारे कैलेंडर बनते हैं उनके लिए एक, उसको ही फॉलो किया जाता है। तो उसमें जो भी उन्होंने गणनाएं की हैं, जो भी कैलकुलेशन की है, उसके लिए उनके पास कोई किसी प्रकार के कोई औजार इंस्ट्रूमेंट नहीं थे। सिर्फ उनका माइंड ही एक मतलब माइंड से ही सारी गणनाएं की है। और उनका जो एक सीक्वेंस था
उनकी जो अप्रोच थी टोटली साइंटिफिक अप्रोच थी। पहला उनका जो स्टेप होता था ऑब्जर्वेशन, सारी चीज़ ऑब्ज़र्व करना, देन उनके रिकॉर्ड्स को रिकॉर्ड करना, रिज़ल्ट कैलकुलेशन करना और फिर उसको वेरीफाई करना, बाद में उनको दोबारा से वेरीफाई करना। और उनका ये मानना था कि लाइफ स्पैन जो है वो बहुत छोटा है। तो ये उन्होंने एक टीचर और स्टूडेंट का रिलेशन बना के एक कम्युलेटिव जनगणना और कैलकुलेशन किया और हज़ारों वर्ष तक उन्होंने ये रिकॉर्ड मौखिक रूप से, लिखित रूप से कैरी फॉरवर्ड करते गए। और उसके आधार पर उन्होंने जो डेटा इकट्ठा किया उसको आज भी साइंस चैलेंज उसको एक्सेप्ट कर रहा है और प्रूव कर रहा है। जो भी उन्होंने गणना की है, जो भी कैलकुलेशन की है, बिल्कुल सही पाए गए हैं। तो उनका जो कैलकुलेशन का आधार था वो स्काई, आकाश को उन्होंने अपना आधार माना था और आकाश में वो ऑब्ज़र्व करते थे और डे टू डे जो हमारे चंद्रमा है उसकी पोजीशंस के आधार पर उन्होंने अपनी तिथियाँ आकाश को डिवाइड किया था। लगभग 27 जोन में उसको डिवाइड किया था और उसके आधार पर जो कैलकुलेशन किए बिल्कुल सटीक पाए। सूर्या चंद्रमसो धाता यथा पूर्वम कल्पयत दिवम च पृथ्वीम चांतरिक्षमथो स्वः। ऋग्वेद 1090.3 अर्थ। विधाता ने सूर्य और चंद्रमा को पहले की तरह फिर से व्यवस्थित किया, आकाश, पृथ्वी, अंतरिक्ष और स्वर्ग को। यह ऋग्वेद का वह श्लोक है जो सृष्टि की साइक्लिकल नेचर को बताता है और जिसे लगद ने अपने ज्योतिष शास्त्र का आधार बनाया। ज्योतिष का महत्व जो है वो काल गणना है और काल गणना जो है वो सृष्टि की उत्पत्ति से लेकर सृष्टि के संहार तक जाती है। तो बिल्कुल हम कोई भी कार्य करेंगे या कोई भी जो हमारी गतिविधियां हैं वो काल सापेक्ष ही फलीभूत होती हैं या निष्फल होती हैं। तो महर्षि लगद ने जो काल के महत्व को बताया, काल के महत्व को जो प्रतिपादित किया, वो उसका आधार है कि कोई भी कार्य हो, कोई भी धर्म हो, कोई भी कर्म हो, कोई भी आपकी क्रियाएं हो, वो काल सापेक्ष ही होती हैं। काल को छोड़ करके आप कुछ कर नहीं सकते और कुछ करेंगे भी तो उसका प्रभाव नहीं होगा। तो काल का जो योगदान है, काल का जो वैशिष्ट्य है, वो महात्मा लगद ने बड़ी विस्तृत रूप में बताया है ना, जिन भी उनको देखेंगे। तो चूंकि आकाश में काल का संकेत हम आकाशीय जितने भी पिंड हैं, चाहे वो ग्रह पिंड हो, नक्षत्र पिंड हो, उपग्रह के पिंड जिसको हम लोग चंद्रमा के रूप में मानते हैं, आज का विज्ञान मानता है, लेकिन हम लोग ग्रह मानते हैं परिभाषा के अनुसार। तो ये इन्हीं के आधार पे हम काल की गणना करते हैं। काल गणना कोई दूसरे सिद्धांत नहीं है जिसमें मुख्यतया सूर्य, चंद्रमा और नक्षत्रों की गति होती है। तो जितने भी आचार्य हैं, महर्षि गर्ग हैं, चाहे दूसरे अन्य आचार्य हैं, गर्गाचार्य हैं, चाहे लगदाचार्य हैं, चाहे अगस्त हैं, चाहे बृहस्पति हैं, चाहे सोमलोमस हैं, चाहे सौनक हैं, सभी ऋषियों ने आकाशीय ग्रह नक्षत्र आदि पिंडों की गति, स्थिति, उसके परिणाम इत्यादि के द्वारा ही काल की गणना की। इसलिए आधार बताया क्योंकि उसके बिना हम महर्षि लगद वो पहला स्तंभ है जिस पर भारतीय खगोल शास्त्र की पूरी इमारत खड़ी है। उनके बाद आए आर्यभट्ट जिन्होंने पृथ्वी की परिधि नापी, ब्रह्मगुप्त जिन्होंने गुरुत्वाकर्षण का संकेत दिया, भास्कराचार्य जिन्होंने कैलकुलस के बीज बोए। ये सब लगद की परंपरा की देन है, आकाश को ध्यान से देखने की, गणित से उसे समझने की और उस ज्ञान को अगली पीढ़ी को देने की। आकाश स्थानी सर्वाणी ज्योतिंषी सततम चरंती नास्ति काल गणना सिद्धि। ज्योतिष परंपरा लोक उद्धृत। अर्थ, आकाश में स्थित सभी ज्योतिपिंड सदा चलते रहते हैं, उनके ज्ञान के बिना काल गणना की सिद्धि संभव नहीं। और आज का जीपीएस जो हर पल आपकी लोकेशन बताता है वो आइंस्टाइन की रिलेटिविटी थ्योरी पर चलता है और वो रिलेटिविटी थ्योरी बताती है कि सैटेलाइट्स की एटॉमिक क्लॉक्स पृथ्वी पर की क्लॉक्स से 38 माइक्रोसेकंड प्रतिदिन अलग चलती हैं। इसे करेक्ट करना पड़ता है वरना जीपीएस की लोकेशन एरर 10 किलोमीटर प्रतिदिन होगी। ये करेक्शन, ये काल सापेक्षता का करेक्शन वही है जो लगद ने अपने 5 वर्षीय युग चक्र में किया था। उन्होंने लूनर और सोलर कैलेंडर को सिंक्रोनाइज करने के लिए इंटरकलेशन किया। आज हम एटॉमिक क्लॉक्स को रिलेटिविस्टिक ड्रिफ्ट के लिए करेक्ट करते हैं। मूल प्रश्न एक ही है, काल को सटीक कैसे नापें? अर्थ का पाथ, मून का पाथ और चंद्रमा का पाथ ये उन्होंने कई वर्षों तक ऑब्जर्व किया। उसके बाद उन्होंने ये बताया कि भाई ये गणनाएं जो हम कर रहे हैं ये इनके सिर्फ प्लैनेट्स के रोटेशन के आधार पर की जा रही है, जो कि आज भी हमारा जो पंचांग है वो इसी पे आधारित है, इसी पर बना हुआ है।
जो भी समय की गणना होती है, क्रॉप्स कब लगना है, फसलें कब होना है, ये सब आज हमारा साइंस उन्हीं की गणनाओं के आधार पे निर्णय और कैलकुलेशन कर रहा है। तो उनके पास कोई बेसिक इंस्ट्रूमेंट कुछ भी नहीं थे, सिर्फ उनका एक ही एम था, ऑब्जर्वेशन, डेटा कलेक्शन और उसको वेरीफाई करना। सिर्फ प्लैनेट, मून, सन, इनकी जो भी हमारी हेवनली बॉडीज़ है उनकी लोकेशन, उसके आधार पर ये सारा करते थे और साइंस ने आज उसको एक्सेप्ट किया है। कहा जा सकता है क्योंकि जो उन्होंने टाइम का जो कैलकुलेशन किया है उसका आधार माना है हमारे मून, सन, हेवनली बॉडीज़ के मूवमेंट के आधार पे। जैसे कि स्काई को उन्होंने 27 भागों में डिवाइड किया और 27 तिथियां बनी हैं। हर दिन मून का जो मूवमेंट होता था उसके आधार पर उन्होंने तिथियों की गणनाएं की है जो आज बिल्कुल प्रूफ हो रही हैं। प्लस जो हमारा सन है एक दिन में कितना डिग्री रोटेट करता है वो भी उन्होंने प्रूफ किया है। उन्होंने आकाश को पढ़ा, उन्होंने सूर्य को नापा, उन्होंने चंद्रमा को गिना और उन्होंने कहा काल को जानना ही ज्ञान का आरंभ है। प्रश्न ये है, क्या आप भी आकाश को देखते हैं? न नक्षत्रम न भास्करो न शशि न ग्रहा ज्ञाने सति प्रकाशन्ते ज्ञानम ज्योतिः सनातनम। ज्योतिष उपनिषद परंपरा उद्धृत अर्थ। न नक्षत्र, न सूर्य, न चंद्रमा, न ग्रह, ज्ञान के होने पर ही वे प्रकाशित होते हैं। ज्ञान ही सनातन ज्योति है। लगत ने आकाश से काल नापा, पर किसी ने पूछा धरती पर काल को रखते कैसे हैं? एक ऋषि ने उत्तर दिया सूत्र से। महर्षि आपस्तंभ, धर्म, गणित और काल के सूत्रकार काल जारी है। वीर भारत न्यास भारत के युग युगीन संस्कृति को अगली पीढ़ी तक ले जाने के लिए भारतीय संस्कृति से जुड़ी किताबें प्रकाशित करता है। जो कि Amazon और अन्य प्रमुख ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म पर उपलब्ध है।